Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in today's video, I will be discussing about 12th Commerce Maths 1 का पहला 2 चैप्टर लॉजिक्स और मैट्राइसेस का मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो पूरे चैप्टर के पॉइंट सेक्शन है मैं इस वीडियो में एक 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको रिवाइज़ करवा के देता हूँ बिकॉज आपके 6 दिन बाद पेपर है तो आपको एटलीस्ट पॉइंट सेक्शन अगर प्रॉपरली बाय हार्ट हो जाएगा तो आप सम्स फिर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्विक आपको कोई सम्स नहीं सिखा रहा, सिर्फ जो पूरे चैप्टर का लॉजिक्स और मैट्राइसेस का पॉइंट सेक्शन है मैं इस वीडियो में पूरा कवर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाए एंड ट्राई टू बाय हार्ट। एमसीक्यू भी आपको इससे आ सकता है, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप सम्स भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो एक क्विक रिविजन करते हैं ताकि आपका लॉजिक्स और मैट्राइसेस क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं 2-2 चैप्टर्स का बना के अपलोड करते जाऊंगा, 2-3 दिन में सारे कवर कर लेंगे हम। अब देखो, सबसे पहले लॉजिक्स डिस्कस करते हैं। सो लॉजिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। अब स्टेटमेंट का मतलब होता है एक असर्टिव सेंटेंस या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो सारे सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कोई अगर सेंटेंस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फैक्ट दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिनोट किससे होता है? तो स्टेटमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, PQR से। हर स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू कोई एक ही हो सकता है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ट्रू रहेगा तो T बोलने का, फॉल्स रहेगा तो F बोलने का। अब जितने भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज रहते हैं दैट आर ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या क्या नहीं होते, कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक ओपन सेंटेंस। ये जो 4 तरह के सेंटेंसेस है इसे हम स्टेटमेंट्स नहीं बोलते। क्लियर है? और जो चीज़ स्टेटमेंट्स नहीं है उसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होता है। द स्टेटमेंट दैट आर नॉट स्टेटमेंट डू नॉट हैव ट्रुथ वैल्यू। तो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा। तो स्टेटमेंट्स कैन बी असर्टिव एज वेल एज डिक्लेरेटिव। जो फैक्ट या इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट PQR से डिनोट होता है। हर स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही ट्रुथ वैल्यू रह सकता है, या तो वो ट्रू रहेगा या तो वो फॉल्स रहेगा। अगर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूलाज है तो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट्स रहता है। क्या क्या स्टेटमेंट्स नहीं है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। और अगर कोई चीज़ स्टेटमेंट्स नहीं है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होता है। नेक्स्ट, आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एंड है तो एंड का जो नाम होता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज एंड का नाम? कंजंक्शन, और उसका सिंबल होता है ये, ऐसा बनाने का। और का मतलब होता है डिसजंक्शन और उसका सिंबल होता है V जैसा। फिर इफ देन का मतलब होता है कंडीशनल या इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, एक एरो मार्क करने का। दोनों तरफ अगर एरो मार्क किया तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। और लास्ट होता है नॉट का मतलब होता है नेगेशन का ये सिंबल होता है। तो ये कनेक्टिव्स आपको 5 याद रखना है। एंड दूसरा नाम क्या होता है? कंजंक्शन। और दूसरा नाम क्या होता है? डिसजंक्शन। इफ देन का दूसरा नाम क्या होता है? कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। इफ एंड ओनली इफ का दूसरा नाम क्या होता है? बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। और नॉट का नेगेशन। सिंबल याद रखना, एंड का ऐसा बनाने का ए जैसा, और का V जैसा। इफ देन का इम्प्लाइज एक एरो मार्क, डबल इम्प्लाइज के लिए दोनों जगह एरो मार्क, और नेगेशन के लिए एस को उल्टा लिखो। क्लियर? नेक्स्ट, आपको सम्स ऑन ट्रुथ वैल्यू एग्जाम में पक्का आएगा ही, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 वेरिएबल्स है P और Q, तो आपको 4 कॉम्बिनेशन का टेबल बनाना है। P में आपको लिखना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में आपको लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझा? इफ देर आर 2 वेरिएबल्स P एंड Q, सो यू हैव टू प्रिपेयर 4 कॉम्बिनेशन टेबल इस तरह से बनाने का। P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में 1 ट्रू 1 फॉल्स। और अगर 3 वेरिएबल्स है PQR तो 8 कॉम्बिनेशंस का टेबल बनाने का। P में लिखने का 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, Q में लिखने का 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, R में लिखने का 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। क्लियर है? इफ देर आर 3 कॉम्बिनेशंस देन प्रिपेयर 8 का टेबल। पहले में लिखो 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे में 2 ट्रू 2 फॉल्स, तीसरे में 1 ट्रू 1 फॉल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें आपको याद क्या रखना है? अभी एंड के केस में अगर दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है तो एंड, दोनों ट्रू है तो एंड मतलब दोनों का ट्रुथ वैल्यू भी क्या आएगा? ट्री आएगा। तो एंड में याद रखना ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स। एंड में क्या याद रखोगे? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और में होता है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। एंड में क्या याद रखने का? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। इम्प्लाइज में क्या याद रखने का? फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है तो फॉल्स है, नहीं तो बाकी सब ट्रू है।
डबल इंप्लाइज में दोनों अगर सेम है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। डबल इंप्लाइज में दोनों अगर सेम है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। और नेगेशन का मतलब होता है अगर ट्रू का नेगेशन बोला तो फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन बोला तो ट्रू। क्लियर है सर? वापस बताओ। एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स। इंप्लाइज में पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो ही फॉल्स। डबल इंप्लाइज में दोनों सेम तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और नेगेशन में ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। आगे कभी भी आपको सम्स बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल अगर आया, सबसे पहले आपको काउंट कर रहा है आपके क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, और जितने लेटर्स है उतने का आप टेबल बनाओगे। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 दिखता है, पी और क्यू, तो आप 4 वाला टेबल बनाओगे। अगर पूरे क्वेश्चन में पी दिखता है, क्यू दिखता है, 3 लेटर्स दिखता है, तो आप 8 का टेबल बनाओगे। क्लियर है? और आपको उसी ऑर्डर के क्वेश्चन को प्रोसीड करके सॉल्व करना है। जैसे अगर क्वेश्चन दिया पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो आपको टेबल इसी फॉर्मेट में बनाना है। पहले वेरिएबल काउंट करो, एक पी और एक कौन सा है, क्यू है। इसके बाद क्या बनाने का, पी एंड क्यू। फिर क्या बनाने का, नेगेशन पी। फिर क्या बनाने का, नेगेशन क्यू। लास्ट में क्या बनाने का, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। और फिर बाद में पूरा। समझा? तो काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन द टेबल। फिर प्रोसीड करो क्वेश्चन के ऑर्डर में और सिंप्लीफाई करो अपने ब्रैकेट्स को। क्लियर हो गया? उसके बाद कभी भी लॉजिकल इक्विवेलेंस क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट लॉजिकली प्रूव करके बताओ। इधर भी कुछ दिया, बाजू में दो दिया है, तो 2 स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब होता है 3 ऐसा इक्वल टू का साइन आएगा अगर उसके ट्रुथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है। ट्रुथ वैल्यूज उसके क्या है, आइडेंटिकल। तो अगर लॉजिकल इक्विवेलेंस के समय तो आप कॉलम नंबर्स डाल के अपने आंसर को जस्टिफाई करने का, जैसे एक कॉलम C3 और एक कॉलम C5 है, ये दोनों सपोज आपको प्रूव करना था, तो लिखने का C3 एंड C5 आर आइडेंटिकल, ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर हो गया? हाँ सर, वापस एक बार बताओ। जब भी आप सम्स बेस्ड ऑन ड्राइंग ट्रुथ टेबल करोगे तो सबसे पहले यू हैव टू काउंट योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने लेटर्स रहेंगे उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन वाला टेबल बनाओ और ब्रैकेट के हिसाब से आपको टेबल बनाते जाना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस के केस में आपको जो 2 कॉलम्स प्रूव करना है उसका कॉलम नंबर्स आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, लिखना है। जैसे 2 कॉलम C3 और C5 तो आपको लिखना है C3 एंड C5 आर, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5 आर आइडेंटिकल, और लास्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस लिखने का। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, अगर लास्ट वाला कॉलम का सारा ट्रुथ वैल्यू T आता है तो उसका पैटर्न होता है टोटोलॉजी। अगर आपको स्टेटमेंट पैटर्न पूछेगा तो आपको चेक करना है आपका लास्ट का कॉलम। लास्ट का कॉलम में सब ट्रू है तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सिटी, और अगर मिक्स्ड है तो कॉन्टिंजेंसी। याद रखना ये भी चीज़। फिर से सर बताओ, अगर लास्ट कॉलम में सब ट्रू है तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फॉल्सिटी, और मिक्स्ड है तो बोलने का कॉन्टिंजेंसी। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सम एग्जाम में आएगा ही, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा। कोई भी स्टेटमेंट का कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा कौन से स्टेटमेंट का निकलता है पहले वो समझो। जो P इंप्लाइज Q के, जो क्वेश्चन इफ देन के फॉर्म में दिया रहता है उसी का आप कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा निकाल सकते हो। कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P, इसका उल्टा करोगे तो कन्वर्स होता है। इनवर्स मतलब नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उसका भी, कन्वर्स का भी, इनवर्स का भी उल्टा। सो क्या क्या याद रखोगे, P इंप्लाइज Q आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट होना चाहिए। कन्वर्स पूछा तो क्या आने का, Q इंप्लाइज P। इनवर्स पूछा तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अगेन, फॉर एनी implication statement P implies Q, what is converse, Q implies P. What is inverse, negation P implies negation, negation P implies negation Q. एंड व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। क्लियर हो गया ये भी चीज़? हाँ सर, ये बहुत अच्छे से समझो। नेक्स्ट होते हैं कुछ रूल्स ऑफ नेगेशन। 5 रूल्स है जो आपको याद रखना है। अगर आप नेगेशन ऑफ P का नेगेशन करते हो तो P आता है, और का नेगेशन एंड हो जाता है, एंड का नेगेशन और हो जाता है। ये 3 पहले याद रखना। वापस बोलो, नेगेशन ऑफ नेगेशन P P, negation of P or Q is negation P and negation Q. What is negation of P and Q? Negation P or negation Q. What is negation of P implies Q? P and negation Q. And what is negation of P double implies Q? P and negation Q or Q and negation P. ऐसा 5 आपको स्टेटमेंट्स याद रखना है। वापस समझो, negation of negation P is P, negation of P and Q is negation P or negation Q, negation of P or Q is negation P and negation Q, negation of P implies Q is P and negation Q, and negation of P double implies Q is P and negation Q or negation P and Q. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पहला चाहिए बट दूसरा नहीं, दूसरा चाहिए बट पहला नहीं।
क्लियर है? हाँ सर। जब भी इसका स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको नेगेशन लेने टाइम पे याद रखना है ऑल या एवरी, जिधर भी वर्ड दिखेगा उसको आपको रिप्लेस करना है सम या देयर इज एटलीस्ट वन से। ऑल और एवरी को रिप्लेस किससे करोगे? सम या फिर देयर इज एटलीस्ट वन। सम को किससे रिप्लेस करने का? नो से। तो नो को किससे रिप्लेस करेगा? सम से। और फॉर एवरी ऑल, ये जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल को रिप्लेस करने का एग्जिस्टेंशियल से। नेगेशन लेने टाइम पे ऑल और एवरी को रिप्लेस करने का सम या फिर देयर इज एटलीस्ट वन से। सम को रिप्लेस करने का नो से, नो को रिप्लेस करने का सम से, और यूनिवर्सल जहां पे रहेगा उधर आपको डालना है एग्जिस्टेंशियल। क्या ये पेज सबको समझा सर? वापस एक बार बोलो, वापस रिपीट करो सब लोग, बाय हार्ट करोगे तो हो जाएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू। कभी भी स्टेटमेंट्स आएगा तो एवरी या ऑल को किससे रिप्लेस करेगा? सम और देयर इज एटलीस्ट वन से। सम को किससे रिप्लेस करेगा? नो से। नो को किससे रिप्लेस करेगा? सम से। और यूनिवर्सल को किससे रिप्लेस करेगा? एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल मतलब ये होता है, एग्जिस्टेंशियल मतलब ये होता है। क्या ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, डुअल। ये भी कभी कभी पूछते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट एमसीक्यू टाइप में। डुअलिटी। डुअलिटी का सिंपल मतलब है जिधर जिधर आपको एंड दिखेगा उधर उधर और डाल देना है, जिधर जिधर और दिखेगा उधर उधर एंड डाल देना है, जिधर टी दिखेगा टी उधर आपको सी डालना है। मतलब टी मतलब ये टोटोलॉजी का टी है तो उसको रिप्लेस करने का कॉन्ट्राडिक्शन से, कॉन्ट्राडिक्शन का है तो उसको रिप्लेस करने का टोटोलॉजी से। समझा? डुअलिटी में एंड को रिप्लेस करने का और से, और को रिप्लेस करने का एंड से, टोटोलॉजी को रिप्लेस करने का कॉन्ट्राडिक्शन से, कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्लेस करने का टोटोलॉजी से, विदाउट चेंजिंग एनी अदर सिंबल और ब्रैकेट टर्म। बाकी ब्रैकेट्स को चेंज नहीं करने का, उसके अलावा कोई टर्म्स रहेगा उसको भी आपको चेंज करना नहीं है, सिर्फ इसी को चेंज करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, अच्छे से याद रखो। अगर आपके क्वेश्चन में इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लीकेशन आता है तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए पहले आपको इसके डुअल्स को कैसे करना है वो समझो। अगर P इम्प्लाइज Q रहेगा तो जो इसका डुअलिटी होता है वो होता है नेगेशन P और Q। व्हाट इज P इम्प्लाइज Q का डुअलिटी का स्टेटमेंट? नेगेशन P और Q। और P डबल इम्प्लाइज Q का जो डुअलिटी होता है वो होता है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। नेगेशन के रूल और इसमें कंफ्यूज मत हो ना, दोनों अलग है। P इम्प्लाइज Q का, वापस बता रहा हूँ, डुअलिटी होता है नेगेशन P और Q। P डबल इम्प्लाइज Q का डुअलिटी होता है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। ये पेज समझा सर? वापस एक बार रिवाइज करो, सब लोग आंख बंद करके रिवाइज करो। एंड को रिप्लेस करने का और से, और को रिप्लेस करने का एंड से, टोटोलॉजी को रिप्लेस करने का कॉन्ट्राडिक्शन से, कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्लेस करने का टोटोलॉजी से, बाकी सारे ब्रैकेट्स को छेड़ने का नहीं। अगर क्वेश्चन में इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लीकेशन है उसका अगर आपको डुअलिटी करना है तो याद रखना P इम्प्लाइज Q का डुअलिटी का जो स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस रहता है वो होता है नेगेशन P और Q, और P डबल इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस रहता है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कोई भी ओपन स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ओपन सेंटेंस को अगर लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना है तो हम क्वांटिफायर यूज करते हैं। दुनिया में दो तरह का क्वांटिफायर होता है, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल का ये सिंबल होता है उल्टा ए और एग्जिस्टेंशियल का सिंबल होता है उल्टा ई। यूनिवर्सल का मतलब फॉर ऑल, अगर ये सारे वैल्यू के लिए ट्रू है तो ही इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। अगर सपोज इक्वेशन है 2x + 3 = 5, मुझे x का वैल्यू 1 दिया तो अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 5 = 5 आएगा, तो 1 के लिए ट्रू है। तो अगर सपोज 1, 2 दिया है, मैं 2 पुट करूँ तो 2 2 4, 4 + 3 7, क्या 7 5 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये दोनों वैल्यूज के लिए ट्रू है क्या? नहीं। तो यूनिवर्सल में सबके लिए ट्रू तो ही ट्रू लिखने का ट्रुथ वैल्यू, और एग्जिस्टेंशियल में किसी एक के लिए ट्रू तो भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू। समझा गया सबको? कोई भी ओपन सेंटेंस को आपको लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना है तो हम क्वांटिफायर को यूज करते हैं। दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल का सिंबल इज उल्टा ए, एग्जिस्टेंशियल का सिंबल इज उल्टा ए। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, फॉर ऑल। एग्जिस्टेंशियल मतलब सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए या एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए। ये समझा? यूनिवर्सल में अगर सबके लिए ट्रू होगा तो ही ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगा, एग्जिस्टेंशियल में किसी एक के लिए ट्रू होगा तो भी ट्रुथ वैल्यू टी आएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, लॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला लॉ होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें P एंड P रहेगा तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस P आता है,
पी और पी रहेगा तो भी उसका लॉजिकल वैकेलेंस पी आता है। तो आइडेम्पोटेंट में आप याद रखोगे कि अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है तो उसका एंड या और करो सेम ही आता है। तो पी एंड पी इज पी और पी इज पी। कम्यूटेटिव का मतलब अगर P एंड Q है तो इसको आप लिख सकते हो Q एंड P, वैसे P और Q है तो उसको लिख सकते हो Q और P। ये समझा? हाँ सर। इंपॉर्टेंट इज एसोसिएटिव करने के लिए आपका साइन सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो इसमें आप एसोसिएटिव रूल अप्लाई कर सकते हो। लिख सकते हो आप इसको P एंड Q एंड आर, मतलब ब्रैकेट्स के पोजीशन को आप इंटरचेंज कर सकते हो। वैसे ही अगर और दोनों सेम है तो इसको आप लिख सकते हो पी और क्यू और आर। पहला 3 लॉ क्लियर है सर? वापस आइडेम्पोटेंट का मतलब पी एंड पी, पी और पी। कम्यूटेटिव में पी एंड क्यू इज क्यू एंड पी और क्यू इज क्यू और पी। एसोसिएटिव लॉ यूज करने के लिए सिंबल शुड बी सेम। अगर सिंबल सेम है तो आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो, मतलब आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए सिंबल सेम नहीं होना चाहिए, सिंबल डिफरेंट होना चाहिए। इधर एंड है तो अंदर और होना चाहिए, अगर इधर और है तो अंदर एंड होना चाहिए। तो P एंड Q और R है तो इसको यू कैन राइट P एंड Q और P एंड R। वैसे इसको आप लिख सकते हो P और Q एंड P और R। क्लियर हो गया सर? वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वापस बताओ सर। P अगर एक सिंबल एंड है, एक सिंबल और है, दोनों सिंबल डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने का P एंड Q और R को लिखने का P एंड Q और P एंड R। P और Q एंड R को लिखने का P और Q एंड P और R। तो बोथ द सिंबल शुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? एक स्टेटमेंट है, बाजू में उसका नेगेशन है, तो P एंड नेगेशन P C होता है, C का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, और P और नेगेशन P T होता है, इसका मतलब टोटोलॉजी। वापस कॉम्प्लीमेंट में P एंड नेगेशन P किसके इक्वल होता है बच्चा लोग? C। P और नेगेशन P किसके इक्वल होता है? T। तो अगर C आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, T आया तो टोटोलॉजी। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बहुत सिंपल है। अगर P है एक स्टेटमेंट, उसका आपने एंड किया टोटोलॉजी के साथ तो उसका आंसर विल बी P इटसेल्फ। वैसे P और C है तो उसका भी लॉजिकल इक्विवेलेंस इज P इटसेल्फ। तो ये दो ही याद रखो, P एंड T इज P और C इज P। क्लियर हो गया ये भी? हाँ सर। तो 6 अब तक किया, एक बार वापस करते हैं। आइडेम्पोटेंट में दोनों अगर स्टेटमेंट सेम है तो उसका आंसर भी सेम ही आता है, तो P एंड P इज P और P इज P। कम्यूटेटिव में आप दोनों सिंबल, दोनों पैटर्न स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, तो P एंड Q को यू कैन राइट Q एंड P और Q को यू कैन राइट Q और P। एसोसिएटिव लॉ यूज करने के लिए सिंबल शुड बी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के लिए सिंबल शुड बी डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर एक ओरिजिनल स्टेटमेंट और एक उसका नेगेशन है तो P एंड नेगेशन P किया तो C आता है, P और नेगेशन P किया तो T आता है। और आइडेंटिटी में P एंड P किया, P एंड T किया तो P आएगा, और P और C किया तो P आएगा। नेक्स्ट, कभी भी आप ट्रुथ टेबल का सम करोगे तो उसमें DCI आपको यूज करना है। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला क्वेश्चन आया तो आपको ये रूल याद रखना है, DCI यूज करना है। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव करने का, बाद में कॉम्प्लीमेंट करने का, बाद में आइडेंटिटी करने का। क्या यूज करने का? DCI। व्हाट इज D का मतलब? डिस्ट्रीब्यूटिव, C का मतलब कम्यूटेटिव, I का मतलब आइडेंटिटी। तो सम्स के लिए यू शुड ऑलवेज यूज दिस थिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसमें एक और बाकी है वेन डायग्राम्स, वो मैंने लिया नहीं बिकॉज वो एग्जाम में पूछते नहीं है। वेन डायग्राम्स जनरली नहीं आता एग्जाम में, तो आप उसको अवॉइड किया तो भी चलेगा, बट इतना तो आपको कम से कम याद रखना है। वेन डायग्राम्स आप छोड़ दो तो भी चलेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है ऑल एक्स आर वाई। तो ऑल एक्स आर वाई अगर आपको बोला है तो उसका आपको ऐसे सिंबल याद रखना है। आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू वाई, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका और एक वे है रिप्रेजेंटेशन का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप एक ही सिंबल बनाओ और इसके अंदर एक और सिंबल बनाओ, तो ये भी आपका ऑल एक्स आर वाई जी है, ये इसके ही अंदर है। इसको आप x का स्टेट बोल दो, इसको y का बोल दो, तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको आप बोल सकते हो ऑल एक्स आर वाई। ये समझा? अब और जो आपको याद रखना है, एक होता है नो एक्स आर वाई। नो एक्स आर वाई अगर आया तो आपको इसको ऐसे लिखना है, एक x का बनाओ, एक y का बनाओ, ये दोनों साथ में नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये होता है नो एक्स आर वाई का। अगर आपको पूछा सम एक्स आर वाई, तो सम एक्स आर वाई को आपको कैसे लिखना है वो समझो। इधर आप एक बनाओगे x का, एक आप बनाओगे y का, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेक्शन y। तो ये 3 चीज़ याद रखो तो भी बहुत है, इससे ज़्यादा तो लोग पूछते नहीं। ठीक है ना? तो ये 3 चीज़ आप याद रखो। कभी कभी ऐसे ही बोलेंगे सम एक्स
आर नॉट वाई, तो सम एक्स आर नॉट वाई, तो कुछ एक्स वाई नहीं है। तो पहले तो दो सेट बनाने का ऐसा, कुछ एक्स वाई नहीं है, तो कुछ एक्स वाई नहीं है तो किसको शेड करोगे आप, एक्स को, समझा, सिर्फ इतना पार्ट को शेड करेगा, कुछ एक्स वाई नहीं है, तो ये होता है सम एक्स आर नॉट वाई का। तो बस इतना याद रखो इसमें वेन डायग्राम्स में। तो ये थे पॉइंट्स आपके लॉजिक्स चैप्टर का। एक बार मैं वापस आपको फटाफट बता देता हूँ क्या क्या हमने किया है। तो स्टेटमेंट्स असर्टिव हो सकता है, डिक्लेरेटिव हो सकता है। हर स्टेटमेंट का सिर्फ एक ट्रुथ वैल्यू हो सकता है, या तो वो ट्रू या तो फॉल्स। हर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज का ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही आता है। कौन कौन सी चीज़ स्टेटमेंट्स नहीं होता है, तो इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटोरेटिव, ओपन सेंटेंस, ये सब स्टेटमेंट नहीं होते हैं। जो चीज़ स्टेटमेंट्स नहीं है उसका ट्रुथ वैल्यू भी निकल नहीं सकता है। 5 टाइप के कनेक्टिव होते हैं, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड नेगेशन। एंड का दूसरा नाम इस कंजंक्शन, और का दूसरा नाम इस डिसजंक्शन, इफ देन का दूसरा नाम इस कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ का दूसरा नाम इस बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, और नॉट का दूसरा नाम इस नेगेशन। सिम्बॉल्स आपको याद रखना है, एंड का ए जैसा, और का वी जैसा। नेगेशन के लिए एस को उल्टा से लिख दो, एस को सुला के लिख दो। इफ देन के लिए एरो मार्क एक सिंगल, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो मार्क। जब भी ट्रुथ टेबल का समय आएगा तो अगर 2 लेटर्स है पी और क्यू, तो 4 का टेबल बनाने का, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और दूसरे वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स। जब भी 3 वेरिएबल्स रहेगा तो 8 का टेबल बनाने का, पहले में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे में 2 ट्रू 2 फॉल्स, तीसरे में 1 ट्रू 1 फॉल्स। ट्रुथ टेबल के लिए एंड में याद रखोगे दोनों ट्रू तो ट्रू, और में याद रखोगे दोनों फॉल्स तो फॉल्स। इम्प्लाइज में याद रखोगे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। डबल इम्प्लाइज में याद रखोगे दोनों सेम तो ट्रू, और नेगेशन में पी का ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अगर कभी भी सम्स आया सॉल्व करने को ट्रुथ टेबल वाला, तो आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करना है, उसके हिसाब से टेबल बनाना है। 2 वेरिएबल्स है तो 4 कॉम्बिनेशन वाला टेबल, 3 वेरिएबल्स है तो 8 कॉम्बिनेशन का, और ब्रैकेट्स के हिसाब से क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाने का। लॉजिकल इक्विवेलेंस के सम में आप प्रॉपरली कॉलम नंबर्स डाल के बताओ कि ये 2 कॉलम्स हमने प्रूफ किया है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम्स आर आइडेंटिकल, बाद में क्वेश्चन वैसे का वैसे ही छाप देने का। अगर आप स्टेटमेंट पैटर्न आपको पूछ रहा है तो आपको अपने लास्ट कॉलम का क्वेश्चन का चेक करना है। अगर आपका लास्ट कॉलम सॉल्व करके सारा ट्रुथ वैल्यू टी आता है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी, सारा फॉल्स आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स्ड आता है तो कॉन्टिजेंसी। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा के लिए आपका स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, उसका कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, इनवर्स होता है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। नेगेशन के 5 रूल्स होते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, negation of p and q is negation p or negation q, negation of p implies q is p and negation q, negation of p double implies q is p and negation q or negation p and q। नेगेशन का अगर स्टेटमेंट्स फॉर्म में क्वेश्चन आया तो आपको एवरी या ऑल को रिप्लेस करना है सम या देयर इज एटलीस्ट वन से, सम को रिप्लेस करना है नो से, नो को रिप्लेस करना है सम से, और यूनिवर्सल को रिप्लेस करना है एग्जिस्टेंशियल से। डुअलिटी का स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करना है, एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से, बाकी किसी को हाथ लगाने का नहीं। अगर क्वेश्चन में इम्प्लाइज या डबल इम्प्लीकेशन है और उसका डुअल करना है तो पहले उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस याद रखो। पी इम्प्लाइज क्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंस रहता है नेगेशन पी और क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंस रहता है नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। क्वांटिफायर्स 2 टाइप के होते हैं। ओपन सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिफाई यूज करते हैं, एक यूनिवर्सल होता है और एक एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल का सिंबल उल्टा है, एग्जिस्टेंशियल का उल्टा ई। यूनिवर्सल ट्रू कभी होगा जब सबके लिए ट्रू होगा, एग्जिस्टेंशियल ट्रू कभी होगा जब किसी एक के लिए होगा। उसके बाद लॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन में आइडेम्पोटेंट में दोनों सिंबल सेम रहता है, दोनों पैटर्न, दोनों क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहता है सेम, तो पी एंड पी इज पी, पी और पी इज ऑल्सो पी। कम्यूटेटिव में पी एंड क्यू को यू कैन राइट क्यू एंड पी, पी और क्यू को यू कैन राइट क्यू और पी। एसोसिएटिव में सिंबल शुड बी सेम, डिस्ट्रीब्यूटिव में सिंबल शुड बी डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक स्टेटमेंट पी होना चाहिए तो बाजू में उसका नेगेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ में टोटोलॉजी के साथ में पी का स्टेटमेंट होना चाहिए और कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में पी का स्टेटमेंट। तो पी एंड टी है तो पी बोलने का, और पी और सी है तो पी बोलने का। कभी भी आप सम्स करोगे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल का तो आपको DCI यूज़ करना है। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, आई का मतलब आइडेंटिटी। ऑल एक्स और वाई बोला है तो आप एक ही सर्कल में दोनों को रिप्रेजेंट करोगे, या तो एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल डाल के। नो एक्स और वाई का मतलब दोनों को अलग अलग बताओगे। सम एक्स और वाई का तो जो बीच वाला पार्ट है उसको शेड करने का, एंड सम एक्स आर नॉट वाई तो जो सम एक्स है उसको आप शेड करना बस, तो वो आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो ये था लॉजिक्स का पॉइंट। अब आ जाओ मैट्राइसिस पे। सो मैट्राइसिस क्या होता है? सो मैट्राइसिस इज बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
हर मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं. अगर एक मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे हम बोलते हैं m इंटू n. ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे इस पे कितने रोज है, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर इज 2 इंटू 3. इसमें कितना रोज और कितना कॉलम्स है, इसमें सिर्फ 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर इज 1 इंटू 3. इसमें कितना रोज और कितना कॉलम है सर, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो 3 इंटू 2. इसमें कितना रो कितना कॉलम सर, 1 रो 1 कॉलम, तो 1 इंटू 1. इसमें कितना रो कितना कॉलम सर, 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2. नेक्स्ट, कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, तो सबसे बेसिक मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ 1 रो होता है. वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है. अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 1 रो है तो रो मैट्रिक्स बोलने का, सिर्फ 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स बोलने का. स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले डायगोनल एलिमेंट क्या होता है वो समझो. जिसके रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये A11 A22 A33 ये कौन से एलिमेंट्स है, डायगोनल. तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements are zero and it should be a square matrix. उसके बाद स्केलर होने के लिए पहले तो डायगोनल होना चाहिए और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए. स्केलर होने के लिए मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल एंड डायगोनल होने के बाद उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं और नॉन डायगोनल क्या होता है, 0. इसको हम आई से डिनोट करते हैं. तो 2 फेमस है, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1. वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. एक आप नोट याद रखोगे, A इंटू आई करो या I इंटू ए करो, दोनों का आंसर किसके इक्वल आएगा, I के इक्वल आएगा. उसके बाद में होता है जीरो या नल मैट्रिक्स. अगर आपके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स. फिर होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. अगर डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट जीरो तो बोलने का अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट जीरो तो बोलने का लोअर ट्रायंगुलर. समझा. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए. अगर उसके डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर. उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता है. अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो 0 के इक्वल आया तो बोलने का सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो बोलने का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. 0 के इक्वल आया तो सिंगुलर, 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर. उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रो को चेंज करके कॉलम बना देने का और कॉलम को इंटरचेंज करके रो बना देने का. ये A डैश या A⁻T से डिनोट होता है. उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल होगा. अगर एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल है तो उसको बोलने का सिमेट्रिक. अगर एक मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव निकाला वो उसके ट्रांसपोज से इक्वल है तो बोलने का स्क्यू सिमेट्रिक. समझा गया. ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज करके वो नेगेटिव ऑफ ए से इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक का एक हिंट है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक अगर होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स पक्का कितना होगा, 0 होगा. उसका डायगोनल एलिमेंट्स पक्का क्या होगा, 0. सो दिस आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपको याद रखना है. एक बार वापस समझो. रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है जिसका रो और कॉलम सेम होता है. डायगोनल मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर होना चाहिए और उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स का मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 ही होना चाहिए. ऐसा 2 टाइप का मैट्रिक्स होता है, I2 और I3. इसमें एक रूल याद रखने का, A इंटू आई करो या I इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू I. जीरो मैट्रिक्स के लिए सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले स्क्वायर होना चाहिए. अगर स्क्वायर के नीचे का 3 0 तो अपर, स्क्वायर के ऊपर का 3 0 तो लोअर. उसके बाद में सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर. ट्रांसपोज के लिए आपको सारे रो को इंटरचेंज करके कॉलम बना देना है, सारे कॉलम को इंटरचेंज करके रो. ए का ट्रांसपोज A डैश भी लिख सकते हैं, A⁻T भी लिख सकते हैं. सिमेट्रिक मतलब जब एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वो अगर A के ही बराबर है तो बोलने का सिमेट्रिक. अगर एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वो -A के बराबर है तो उसको बोलने का स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए आपका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा. अब नेक्स्ट, 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करने का. तो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो अगर उसका ऑर्डर क्या है, सेम है. अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना क्या है, पॉसिबल है. एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत ईजी है. आपको क्या करना है, जैसे A + B करना है तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को याद रखना है. 2 + 1 3, 4 + 5 9,
3 माइनस 2 1, 7 प्लस 3 10, सब ट्रैक करना है तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 5, 7 माइनस 3 कितना 4, ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, कोई भी मैट्रिक्स को आप स्केलार से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से। सपोज एक मैट्रिक्स 1 3 4 माइनस 2 है, इसको आपने k से मल्टीप्लाई किया, तो जब भी आप मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सारे एलिमेंट्स भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो एनी कांस्टेंट scalar multiple of a matrix is obtained by multiplying the constant to all the elements of the matrix. Next, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी रहता है जब उसका ऑर्डर भी सेम रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या रहते हैं? सेम. सो टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम. सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. ये टाइप का सम एग्जाम में आता है, आपको अच्छे से इसको करके जाना है. नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल समझो, इन दोनों का देखो, ये 2x2 का मैट्रिक्स और ये भी 2x2 का, तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो गए? इक्वल. तो x विल बी इक्वल टू 1, -3 विल बी इक्वल टू a, 2 विल बी इक्वल टू -b, y विल बी इक्वल टू -3. समझ गया? नेक्स्ट, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव निकालना है तो उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करने का. तो अगर आपने एक मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया या उसका साइन बदल दिया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और वो -a से डिनोट होता है. नेक्स्ट, कुछ लॉज आपको याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. अगर ए बी सी सपोज 3 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? अगर आपने ए और बी का एडिशन किया तो बी और ए का एडिशन भी सेम होता है. ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, आंसर विल बी वन एंड द सेम. सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ मतलब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको ब्रैकेट्स डाला है. अगर आप ब्रैकेट्स डालते हो तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स अगर सपोज है उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर वाले सारे टर्म भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो k इंटू ए के हो गया, k इंटू बी के बी हो गया. k प्लस आई सपोज ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे के ए प्लस आई ए. अगर एक मैट्रिक्स को आपने जीरो मैट्रिक्स से ऐड किया या जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड किया तो उसका फाइनल आंसर भी ए ही आएगा. तो a प्लस जीरो इज ऑल्सो ए, जीरो प्लस ए इज ऑल्सो ए. अगर एक मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में ऐड किया तो आंसर इज ऑलवेज जीरो. ए और एक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों को ऐड किया तो आंसर विल बी जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. व्हाट इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. क्लियर हो गया? हाँ सर. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे ढूंढने का. कोई भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से. सबसे पहला स्टेप आप चेक करोगे उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम बोलते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद आपको उसका माइनर निकालना है. क्या निकालना है आपको? माइनर. तो माइनर कैसे निकालते हैं? तो जो रो और जो कॉलम का आप निकाल रहे हो उसको आपको डिलीट कर देना. देखो कैसे, अगर सपोज मुझे इसका माइनर निकालना है तो ये कौन से रो और कौन से कॉलम है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो यू शुड डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ढूंढ लो, आपको इसका माइनर मिल जाएगा. सिमिलरली सपोज आपको इसका ढूंढना है तो ये कौन से रो कौन से कॉलम में? सर सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो इसको डिलीट करो, ये जो चार एलिमेंट्स बचा है इसका आप डिटर्मिनेंट ढूंढ लो, आपको माइनर आ जाएगा. सो माइनर ढूंढने समझा. फिर ढूंढने का को फैक्टर. को फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद रखना है, सी आई जे इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर. व्हाट इज को फैक्टर का फॉर्मूला? -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर. मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया वीडियो में कि जब भी 2/2 का सम आएगा तो सिर्फ आपको दो एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना है, C12 और C21 को. जो भी माइनर मिलता है ना उसका सिर्फ 1 2 और 2 1 के एलिमेंट का साइन चेंज कर दो 2/2 के मैट्रिक्स में, तो आपको को फैक्टर मिल जाएगा. 3/3 में चार एलिमेंट्स को बदलने का, 1 2 2 1 2 3 और 3 2 को. ये समझा? हाँ सर. और फिर एडजॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? एडजॉइंट ढूंढने के लिए जो भी को फैक्टर का मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर देना. उसका क्या करोगे आप? ट्रांसपोज. और लास्ट में ए इनवर्स के लिए यू शुड यूज फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. व्हाट इज फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आता है. एक बार वापस समझ जाओ. पहले डिटर्मिनेंट निकालने का, वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट. सेकंड स्टेप माइनर ढूंढने का. माइनर ढूंढने का फॉर्मूला होता है जिस रो और जिस कॉलम में उसको आप डिलीट कर दो, बाकी के एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो उस तरह से माइनर मिलता है. को फैक्टर का फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, सी आई जे का -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर. सिंपल लैंग्वेज में 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा तो सिर्फ दो एलिमेंट्स को चेंज करना, C12 और C21. 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा तो चार एलिमेंट्स को चेंज करना, C12 C21 C23 C32. एडजॉइंट ढूंढने के लिए जो भी को फैक्टर का मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करना, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. नेक्स्ट,
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करेगा। दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपका इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, ए एक्स इक्वल टू बी, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में दिखेगा आपको एक्स ए इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी में एक्स के पहले ए है तो इसको बोलेगा प्री फैक्टर, यहाँ पे एक्स के बाद में है तो इसको बोलेगा पोस्ट फैक्टर। तो अगर आपको प्री फैक्टर को बदलना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, अगर आपको पोस्ट फैक्टर को बदलना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो। प्री को बदलना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट को बदलना है तो को फैक्टर, को ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में कोई भी मैट्रिक्स के इक्वेशन में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, समझा। कोई भी एक पर्टिकुलर रो को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से। हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में नहीं कर सकते, सिर्फ एक रो को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से। कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था। और दूसरा पॉइंट था वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड एनी वन रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। थर्ड, हम कोई भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, किसी भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। और फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आपको प्रोसीड कॉलम वाइज करना है। क्या स्टेप है, हमेशा पहले एलिमेंट को 1 बनाओगे, इस 1 के हेल्प से आप बाकी दो एलिमेंट्स को 0 बनाओगे, फिर सेंटर वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे, इसके हेल्प से बाकी दो एलिमेंट को 0 बनाओगे, फिर लोअर वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे और इसके हेल्प से बाकी दो को 0। 6 स्टेप फॉलो करेगा। मेक फर्स्ट एलिमेंट एज 1, मेक उसके नीचे का दो एलिमेंट 0, सेंटर को 1 बनाओ। सेंटर को 1 बनाने के लिए हमेशा लोअर का हेल्प लेने का, इसको 1 बनाने के बाद बाकी इन दोनों को 0 बनाओ, फिर नीचे वाले एकदम लास्ट एलिमेंट को 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को भी क्या बनाने का, 0। क्लियर हुआ? हाँ सर। सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो आपको याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, 4 प्रॉपर्टीज है। हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड एनी वन रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। दो रो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, दो कॉलम आपस में डिवाइड नहीं हो सकता है। तीसरा, किसी भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो उसका बेसिक प्रोसेस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो प्रोसीड कॉलम वाइज करने का। 6 स्टेप फॉलो करना है। पहले एलिमेंट को 1 बनाओ, नीचे का 2 0, सेंटर को 1, ऊपर नीचे 0, लोअर को 1, ऊपर नीचे 0। जब भी आप सेंटर को 1 बनाओगे तो लोअर का हेल्प लेने का, नीचे लास्ट एलिमेंट को 1 बनाओगे तो हमेशा डिवाइड करने का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर आपको एक मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढना है तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पहले कब निकल सकता है? अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के तो आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो। अगर वो आई के इक्वल आता है तो हम बोलते हैं उन दोनों मैट्रिक्स का क्या निकल सकता है? इनवर्स। क्लियर है? अगर ए इंटू बी किया या बी इंटू ए किया और वो आई के इक्वल आया तो बोलने का ए एंड बी हैव इनवर्स। इनवर्स डिनोट किससे होता है? तो ए रेस टू -1 से। ए रेस टू -1 लिखा दो, उसका मतलब इनवर्स है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका डेफिनेशन विल बी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेफिनेशन विल बी ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। सब एमसीक्यू में काम आता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकल सकता है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? तो स्टेप्स क्या है वो समझो। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप गिवन मैट्रिक्स को ए से डिनोट करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे एंड डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर लिखने का बाय डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप यूज करके इस मैट्रिक्स को आप बनाओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो चेंजेस आप यहाँ पे करोगे सिमिलर चेंजेस आपको यहाँ पे भी करना है। जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे किया वही चेंजेस आपको यहाँ पे भी करना है, सिमिलर चेंजेस, ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी उधर भी अप्लाई करने का। इस तरह से मैट्रिक्स आई बन जाएगा। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है? तो आई इंटू ए इनवर्स विल बिकम ए इनवर्स और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 स्टेप फॉलो करना है। गिवन मैट्रिक्स को ए अज्यूम करने का, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसका डेफिनेशन लिखने का ए इंटू ए इनवर्स इज आई। इसको आपको हेल्प क्या करना है? ये ए को आपको ट्राई करना है आइडेंटिटी बनाने के लिए यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चेंजेस यहाँ पे होगा सिमिलर चेंजेस यहाँ पे भी होगा, इसके हेल्प से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स का आंसर। उसके बाद इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड कब यूज करने का? तो जब भी इक्वेशंस दिया तो आपको इन्वर्जन और रिडक्शन यूज करना है। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहला स्टेप आपको अपने मैट्रिक्स को लिखना है ए एक्स इक्वल टू बी।
इसमें जो ए होता है ये होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो x होता है वेरिएबल मैट्रिक्स x y z वाला, और ये जो b होता है ये होता है RHS का मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप समझा क्या लिखने का, ax इक्वल टू b, जिसमें a कौन सा मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट, x कौन सा मैट्रिक्स है वेरिएबल, b कौन सा मैट्रिक्स है RHS। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा आएगा तो बोलने का a इनवर्स एग्जिस्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको लिखना है प्री मल्टीप्लाई ax इक्वल टू बी बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखना है, प्री मल्टीप्लाई ax इक्वल टू बी बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ax और b दोनों को आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो a इनवर्स इंटू a क्या हो गया i, तो ये हो गया i इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। व्हाट इज i इंटू एक्स, सर i इंटू एक्स x होता है, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपको, a इनवर्स इंटू b आ गया। तो प्री मल्टीप्लाई ax इक्वल टू बी बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट क्या आता है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। फिर आपको a इनवर्स ढूंढना है, या तो आप एडजॉइंट मेथड यूज कर लो या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन। a इनवर्स ढूंढने के लिए दो मेथड कौन सा है, एडजॉइंट भी यूज कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी। फिर आप इसका जो भी आंसर आएगा a इनवर्स का, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, आपको x का आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा और z का। अगेन व्हाट इज इन्वर्जन का स्टेप्स, सबसे पहले इन्वर्जन मेथड इक्वेशन के लिए यूज होता है। हमारा इक्वेशन होता है ax इक्वल टू b, जिसमें a का मतलब होता है वेरिएबल, ए का मैट्रिक्स मतलब होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल और बी का मतलब आरएचएस का मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो अगर हुआ तो बोलने का ए इनवर्स एग्जिस्ट। थर्ड स्टेप लिखना कंपलसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू बी बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो आपका हो जाएगा ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जिसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। उसके बाद ए इनवर्स ढूंढने का दो मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, एडजॉइंट भी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एडजॉइंट मेथड यूज करना, और उसके बाद में इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड का भी पहला स्टेप सेम है, आप लिखोगे ax इक्वल टू b, जिसमें a का मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x का मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स और b का मतलब कौन सा है, आरएचएस मैट्रिक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो a का मैट्रिक्स होता है इसको आपको या तो अपर ट्रायंगुलर बनाना है या तो लोअर ट्रायंगुलर। व्हाट इज अपर और लोअर का मतलब, सर अगर डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट 0 आता है तो क्या बोलोगे, अपर, और डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट 0 आता है तो लोअर। तो आपको मैट्रिक्स को ट्राई करना है अपर ट्रायंगुलर बनाने का या तो लोअर ट्रायंगुलर बनाने का, जो भी आ जाएगा। ये रेड्यूस्ड मैट्रिक्स ए को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये एक बार अपर या लोअर बन गया तो इसको आप x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करके x और y और z मिल जाएगा। तो इसमें 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप, मैट्रिक्स को लिखोगे ax इक्वल टू b के फॉर्म में, a का मतलब होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x का मतलब होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, b का मतलब आरएचएस। ये इन्वर्जन रिडक्शन दोनों में ही सेम है। उसके बाद आप a के मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे या तो अपर ट्रायंगुलर में या तो लोअर ट्रायंगुलर में। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट 0, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट 0। एक बार आपका मैट्रिक्स अपर या लोअर बन गया तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे x से, इधर भी एक मैट्रिक्स आएगा, बाजू में भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉजिक्स और मैट्रिसेस के, जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। मैंने मैट्रिसेस का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सम्स भी मैंने कराया है वीडियोस में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लेना अगर आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉजिक्स का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया है, आप ताकि उसको प्रैक्टिस कर लो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है दोनों में आप समझो। लॉजिक्स चैप्टर में आपको जो आना चाहिए बहुत अच्छे से, एक तो आना चाहिए ट्रुथ टेबल, फिर सेकंड आना चाहिए रूल्स ऑफ नेगेशन, फिर आपको थर्ड आना चाहिए डुअल्स, फोर्थ आपको आना चाहिए डुअल्स हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न आपको क्या होता है वो पता रहना चाहिए, फिर आपको आना चाहिए विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल का भी थोड़ा बहुत देख लेने का, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल भी आपको पता रहना चाहिए, और लास्ट में आपके पास टाइम है तो आप वेन डायग्राम्स देख लो। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट है कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा। तो ये जो है, ये कुछ है जो आपको लॉजिक्स चैप्टर में आना ही चाहिए अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली जो मैट्रिसेस टॉपिक है, इसमें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा सबसे पहले आप करना एडजॉइंट, मैंने वीडियोस भी इसी ऑर्डर में बनाए। सेकेंड, फिर आप प्रैक्टिस करना रो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आप प्रैक्टिस करना मेथड ऑफ इन्वर्जन, फिर आप प्रैक्टिस करना मेथड ऑफ रिडक्शन।
ये 4 पहले प्रैक्टिस करना और उसके बाद टाइम मिले तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक सम्स, लास्ट के 2-3 साल के बोर्ड पेपर्स उठा के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस पूछे, उतना भी किया तो आपका ही हो जाएगा। तो ये सारे पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है लॉजिक्स और मैट्रिसेस चैप्टर का, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर हो गया? सो प्लीज़ रिवाइज दिस पॉइंट सेक्शन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। अब मैं और कोई 2 चैप्टर्स का बना के ऐसे अपलोड करते जाऊँगा, तो आप इनको अच्छे से देख लेना ताकि आपका पॉइंट्स प्रॉपरली रिवाइज हो जाए। क्लियर? सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।